हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्यज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी का एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं, जिसमें हमेशा की तरह कुछ चुने हुए अच्छे प्रश्नों को लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं कि आज रात 8 बजे यानी अभी आपको जो सोशल साइंस की वीडियो मिलने वाली थी, यानी मैंने जो प्रॉमिस किया था कि हर बुधवार और शनिवार को मिलेगी आपको, आज कुछ कारणों आपको नहीं दिखाई जाएगी। यह वीडियो आपको कल दिखाई जाएगी, इसलिए कल इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ वह वीडियो बनाई गई है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कल रात 8 बजे वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए बिना विलंब के आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। देखिए, मेरी लाइट की जो कुछ सेटिंग कुछ गड़बड़ है, यहां पर थोड़ा चमक आती है, तो उसको जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रीशियन से बोला हूं कि जल्दी वो एडजस्ट कर दे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यहां देखिए वाक्यांश लिखा गया है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। वाक्यांश क्या है पहले वो देख लीजिए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। आप जानते हैं कि विधानमंडल क्या होता है। विधानमंडल होता है राज्य में जो विधानसभा होती है। अगर एक सदनी है तो विधानसभा हो गई, अगर दो सदन वाली है तो विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित या स्वीकृत जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अधिनियम कहते हैं, नियम कहते हैं, विनिमय कहते हैं या अध्यादेश कहते हैं। तो सही जो उत्तर है वह है विकल्प ए, उसको अधिनियम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। इसमें से कौन सी, ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जहां पर करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई है, करेक्ट वर्तनी लिखी गई है? देखिए यहां लिखा गया आवश्यकता, जो कि गलत है। होता क्या है? शुद्ध आवश्यकता, यानी ये विकल्प गलत है। बी विकल्प देख लीजिए, लिखा है अंत्याक्षरी, जो कि सही है। तो विकल्प बी ही सही है। इसमें क्या गड़बड़ी है? भगीरथी लिखा गया, भागीरथी होता है। और यहां क्या लिखा गया है? लिलयित, होता क्या है? लालायित। तो ये विकल्प और पहला गलत है। बी विकल्प जो है, बी ऑप्शन वो सही है। तीसरा प्रश्न, अंग अंग फूले न समाना। अब ऐसा नहीं है भाई, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो मतलब अंग अंग में फूल नहीं समा रहा है, फूल रख रहे हैं अंग में छिपा के, वो नहीं फिट बैठ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। शाब्दिक अर्थ निकालने जाएंगे तो कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह मुहावरा है और मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, वहां भावार्थ लिया जाता है, कुछ विशेष अर्थ के लिए वो प्रयोग किया जाता है। तो अंग अंग फूले न समाना, इसका सही अर्थ क्या है? गुस्सा ना होना, सवाल ही नहीं भाई। दुखी होना, ये भी नहीं है। बीमारी होना, ये भी नहीं है। इसका शुद्ध अर्थ है, यानी विशेष अर्थ जो है वह है बहुत आनंदित होना। जब आदमी बहुत आनंदित होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई जब से परीक्षा में उसको सर्वोच्च स्थान मिला है, वह अंग अंग फूले न समा रहा है, यानी कि वह बहुत आनंदित है। ये सी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य मतलब करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ये चार दिए गए हैं। 8 बजने को 10 मिनट हैं, ठीक है। हालांकि 8 बज रहे हैं और वीडियो आपको 8 बजे एग्जैक्ट मिल जाएगी, ठीक है। 8 बजने में अभी थोड़े समय बाकी हैं। 8 बजने को 10 मिनट हैं, ये वाक्य क्या है? गलत है। 8 बजने के 10 मिनट हैं, ये भी गलत है। 8 बजने में 10 मिनट हैं, ये सही है, यानी विकल्प सी सही है। डी क्यों गलत है? यहां लिखा गया 8 बजने से 10 मिनट हैं, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य है 8 बजने में 10 मिनट हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? पहले हम विशेषण ढूंढ लेते हैं। कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषता बता रहा है? देखिए हम क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, तो यह तो विशेषण है नहीं। इसके बाद ये नवीन लिखा गया है। नवीन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? भारत की, ठीक है। ये जो भारत है इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा भारत? नवीन भारत, यानी नया भारत। हम नवीन भारत के सैनिक हैं।
तो सैनिक शब्द संज्ञा है, ये विशेषण हो नहीं सकता, के और है विशेषण हो नहीं सकता, तो नवीन जो है वो विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये भारत जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। और आप जानते हैं कि विशेषण कौन होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? भारत की बताई जा रही है। तो भारत क्या हो जाएगा? विशेष, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो इस हिसाब से सी विकल्प जो है वो सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि मतलब कौन सा, क्षमा करें, कौन सा ऐसा पर्याय है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें व्यंजन से संबंधित गलतियां दी गई हैं? यहां देखिए पर्याय लिखा गया, ये तो सही है, शुद्ध स्पेलिंग है। सज्जन की स्पेलिंग सही है, सारांश की स्पेलिंग सही है। किसकी स्पेलिंग गलत है? वागीश की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो की लिखा गया है वो गलत है। यहां होना क्या चाहिए? यहां होना चाहिए वा गी श। व्यंजन संधि होती है जब वाक यानी वा और क आधा रहता है, जमा दीर्घ ई और श लिखते हैं, वाक जमा ईश बराबर होता है वागीश। क्योंकि क के बाद यानी किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद जब कोई स्वर आता है, ठीक है, तो वो जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क है, तो क किस वर्ग का अक्षर है? क वर्ग का। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग। तो यहाँ क ग में बदल गया, जो ई है वो ग पे लग गई है, वागी, और जो श बचा इधर लिख दिया गया। तो इस हिसाब से ये जो वाकीश है वो गलत है, यहां होना चाहिए वागीश। विकल्प कौन सा सही है? ये सब सारे विकल्प तो गलत हैं क्योंकि ये सब सारे सही लिखे गए हैं। तो वाकीश जो है वह सही है क्योंकि गलती इसी शब्द में है, इसी शब्द के व्यंजन में गलती पाई गई है। आगे देख लेते हैं, सातवां प्रश्न है, तमोगुण का संधि विच्छेद होगा। तमोगुण, अब गौर करिए, तम प्लस अवगुण नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसके म के अंदर का अ और ये अ मिलेगा तो आ होगा, यहां आ संबंधी कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। और यहां लिखा गया ओ और आधा ग से संबंधित कोई ऐसी संधि नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहां लिखा गया क्या है? गौर करिएगा, यहां है विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन। क्योंकि ग में जो ऊ लगा है, ग में जो छोटा ऊ लगा है, पहले छोटा ऊ नहीं आया है, ग पहले आया है, तो ग पहले आएगा यानी कि व्यंजन पहले आएगा। और ये किसी वर्ग का यानी वर्ग का कौन सा लेटर है? ये तीसरा लेटर है, क वर्ग का। तो नियम ये होता है कि जो विसर्ग की मात्रा से पहले जब जो अक्षर लिखा गया वो पूरा लिखा गया है और उसमें अ है, ठीक है। विसर्ग कैसे लिखा जाता है? अ के साथ लिखा जाता है। तो विसर्ग के चिन्ह के पहले अ आएगा ही, जाहिर सी बात है। तमा है, इसमें अ आया है। और यहां पर क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जो ये विसर्ग है म अह, म के बाद जो अह लगा है, ये अह जो है ओ में बदल जाएगा और ये जो गुण है वैसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? तमोगुण। इस हिसाब से विकल्प सी सही है। यहां व्यंजन संधि है यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है। तो तमोगुणी का संधि विच्छेद क्या होगा? तमह जमा गुण बराबर तमोगुण। आठवां देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो नीचे दिया गया वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश क्या है मित्रों? देख लेते हैं। जो अपने कार्य की जिम्मेदारी संभाले उसे क्या कहेंगे? उसे उत्तराधिकारी कहेंगे। यहां उत्तराधिकारी लिखा भी नहीं गया, उत्तराधिकारी लिखा गया है, ठीक है। तो ये विकल्प तो अपने आप गलत हो जाएगा। और उत्तराधिकारी कब कहते हैं? जब जैसे मेरे पास जो संपत्ति या प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद वो जब मेरे बच्चों की हो जाएगी तो मेरी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी कौन है? कौन उसको संभालेगा? तो जो प्रॉपर्टी हस्तांतरित होकर के यानी एक हाथ से यानी एक जन से निकल करके दूसरे जन में जाती है या दूसरे जन को सौंपी जाती है, तो वो व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। लेकिन यहां क्या लिखा गया है? जो अपने कार्य की जिम्मेदारी संभाले, यानी जो जिम्मेदारी किसी को दी गई है वो जिम्मेदारी संभाले, उसको उत्तराधिकारी तो नहीं कहेंगे। यहां उत्तराधिकारी लिखा गया है, गलत है। उत्तराधिकारी मैंने बता दिया क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियों को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या धन दौलत को जब कोई अगला व्यक्ति संभालता है तो वो उत्तराधिकारी कहलाता है। जिम्मेदारी, ठीक है,
जिम्मेदारी तो उसको कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां यानी जो कार्य दिए जाते हैं उनको जिम्मेदारी कही जाती है। हम क्या कह रहे हैं, जो अपने कार्य की जिम्मेदारी संभाले वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उत्तरदायी। यानी रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये एडजेक्टिव है, उत्तरदायी, ठीक है। और जिम्मेदारी क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये गलत है, ये सही है, डी विकल्प। आगे आ जाइए। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? मित्रों, अर्धनारीश्वर जो है यह उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसको कहा गया है, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो जान जाइए शिव के बारे में कौन लिखेंगे, विष्णु। तो ये नाम टैली रखिए, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। अर्धनारीश्वर किसको कहा गया, शंकर भगवान को। और शंकर भगवान के बारे में ज्यादा भक्ति उनकी कौन करते हैं, विष्णु भगवान। तो याद रखिए विष्णु प्रभाकर जी ने अर्धनारीश्वर यह उपन्यास लिखा था, एक नॉवेल था, उसका नाम था अर्धनारीश्वर। इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर ने, और इसके लिए 1993 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी नाटक, इसी उपन्यास के लिए दिया गया था, अर्धनारीश्वर के लिए। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? अब क्या कहा जा रहा है, कर्मधारय समास नहीं है। पहले जान लीजिए कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक बनाया जाता है। यह तो सामासिक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एक क्या होता है, एक शब्द विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा। या तो ये कंडीशन होगी, और या तो एक शब्द उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। यानी एक की तुलना किसी से की जाती हो, ऐसा भाव पाया जाए उस सामासिक शब्द में, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। देख लेते हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। अब हमें यह नहीं ढूंढना है कि किस शब्द में कर्मधारय समास है, हमें यह ढूंढना है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब यह ढूंढना होता है कि किसमें नहीं है। अब पहले उसके लिए जानना यह पड़ता है कि किसमें है, तो किसमें है वाला पहले छांट लीजिए, जो बच गया वो किसमें नहीं हो जाता है। महात्मा दो शब्द से मिलकर के बना है, महान और आत्मा। महान आत्मा जो है वो है महात्मा, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। तो ये तो भाई कर्मधारय समास है। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, कर्मधारय समास जिसमें नहीं है, इसमें कर्मधारय समास है, ये विकल्प गलत। काला सांप, सांप है लेकिन कैसा है, काला। सांप की विशेषता काला बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, ये भी गलत। आगे देख लीजिए, नील कमल, कमल है लेकिन कैसा, नीला कमल है, ठीक है। जो कमल नीला होता है, नीले रंग का कमल होता है, उसको नील कमल कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया, यहां भी विशेषण हो गया और भी विशेष्य हो गया। कमल की विशेषता नील बता रहा है, लेकिन ये देखिए गजानन, ठीक है, गज और आनन, यहां कर्मधारय समास नहीं है। गजानन शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, गणेश जी के लिए होता है। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। तो जब किसी सामासिक शब्द के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास होता है, यहां कर्मधारय समास नहीं है। इस हिसाब से विकल्प सी जो है वो सही है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। देख लीजिए, क्रिया का असर, यानी क्रिया जिस काल में लिखी गई है और जिस वचन में लिखी गई है, जिस लिंग में लिखी गई है, जब उसका पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार है और कर्ता पर ही उसका इफेक्ट भी पड़ता है, तो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसमें कर्म नहीं होता। और जब क्रिया का प्रभाव किसी कर्ता के अलावा किसी और पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने कहा बच्चा सो रहा है, यह यहां सोना क्रिया है और उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैंने कह दिया बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेलेगा तो जरूर कोई ना कोई चीज खेलेगा, चाहे वो गिल्ली डंडा खेले, चाहे वो लूडो खेले, चाहे वो कैरम बोर्ड खेले, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे वो बास्केटबॉल खेले, चाहे वो कबड्डी खेले, खो खो खेले, कुछ तो खेलेगा। तो खेलने का असर उस खेल पर पड़ेगा।
यहां बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो जिस चीज के ऊपर पड़ेगा वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी क्रिया जो तो जिस क्रिया का कि व्यापार का फल यानी जिस क्रिया का इफेक्ट कर्ता पर पड़े यानी सब्जेक्ट पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर कर्ता के अलावा किसी शब्द पर पड़ेगी तो वो शब्द हो जाएगा कर्म, तब क्रिया कर्म के साथ हो जाएगी तो उसे हम सकर्मक कहेंगे। लेकिन ऐसी क्रियाओं को जिसमें कर्ता पर असर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। अगर क्रिया दो कर्मों के साथ लिखी जाती है तो उसे दो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर क्रिया कर्ता द्वारा नहीं की जाती है बल्कि कर्ता यानी करने वाला अपने से क्रिया यानी काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी से करवा रहा है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वो प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है किसी और को। जैसे मैंने क्या किया, मैंने पत्र लिखवाया, मैंने विद्यार्थी से पत्र लिखवाया। अब यहां काम मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं पत्र लिख रहा हूं, अगर ऐसा लिखा जाता तो कर्ता मैं हो जाता। ठीक है, मैं अभी भी करता हूं दूसरे वाक्य में भी, लेकिन वहां जो क्रिया है, अगर मैं पत्र लिखता हूं ऐसा लिखा जाता तो लिखता हूं क्रिया जो है वह क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। ठीक है, यहां पर क्रिया को किसी और को प्रेरणा नहीं दी जा रही है क्रिया को करने के लिए। लेकिन अगर क्रिया ऐसे लिखी जा रही है कि मैंने पत्र लिखवाया, ठीक है, तो वहां लिखवाया या मैंने पाठ पढ़वाया, तो लिखवाया, पढ़वाया, चलवाया। ठीक है, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जहां कर्ता खुद क्रिया ना करके किसी और से करता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे, यहां लिखा गया है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? लिखा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तय फल सिद्ध सब साधन फूला। यह पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि यहां पर जनरली जो कि उत्तर भारतीय लोग हैं, जो कि समझ लीजिए दिल्ली के रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले हैं, वो लोग इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे भाई यहां तो चौपाई है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो जान लें कि यहां से यहां तक एक चरण हो गया और यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा और यहां से यहां तक चौथा। तो ऐसा छंद जिसमें 4 चरण हो और चारों चरण में एक समान मात्राएं हो, यानी कि 16-16 मात्रा होनी चाहिए। आप काउंट कर लीजिएगा, यहां पर एक और ये दो, एक और एक ये 2 हो गया, एक 3, एक 4 हो गया, एक 5, 6, एक 7, 8, 9, 10, एक 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्राएं यहां हो रही हैं। अंक की मात्रा 2 मात्रा काउंट होती है। यहां देख लीजिए राम कृपा, राम में 2, यहां एक 3 और यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्राएं इधर और 16 मात्राएं इधर भी। छोटी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा एक एक काउंट, यहाँ अंक की मात्रा 2, यहाँ 1, यहाँ छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ ए की मात्रा है तो 2, यहाँ क में अ लगा है 1, न में 1, ओ की मात्रा 2 और ई बड़ी है इसलिए 2। तो कितना हो गया भाई यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो एस की तरह से लिखा गया है वो 2 मात्रा काउंट होता है। तो जहां ऐसा निशान देखिए उसको गुरु कहते हैं, वो 2 मात्रा काउंट होता है। जहां एक सिंगल लाइन खींची गई है उसको लघु का निशान कहते हैं, वहां 1 मात्रा काउंट होती है। तो यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 16, यानी दोनों चरणों में समान मात्राएं। इसी तरह से मेरे पास समय तो इतना नहीं है, ज्यादा समय लगेगा, नहीं तो मैं इसमें भी काउंट करके आपको दिखा देता, आप खुद काउंट करना सीख गए होंगे। यहां से यहां तक भी 16 आएगी और यहां से यहां तक भी 16 आएगी, यानी हर एक पार्ट में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा छंद होता है? ऐसा चौपाई छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं, यानी 16-16 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद। कविता लिखने की वह परिपाटी जिसमें 4 चरण हो और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं हो उसको कहा जाता है चौपाई। तो यहाँ विकल्प क्या आ जाएगा? चौपाई। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तै फल सिद्धि सब साधन फूला। इस कविता में चौपाई छंद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13वां।
निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अभी तक इसके पहले एक प्रश्न आया था विशेष्य चुनने का, जहां पर विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो तो विशेष्य हो गया, और विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हो गया। और विशेषण शब्द किसकी किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा और या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब यहां पर देख लीजिए, भलाई शब्द, क्या भलाई जो है यह विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, भलाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जो भला में ई प्रत्यय लगाने से बना है। मिठास, मिठास क्या है? मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। स्वयं जो है ये तो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अब बचा थोड़ा शब्द। थोड़ा शब्द जो है विशेषण है, जो कि परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे यह उस समय प्रयोग किया जाता है जब कोई ऐसी संज्ञा प्रयोग की जाए जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध की हमें सही मात्रा नहीं मालूम है कि वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 10 लीटर है, क्या है, तो हम कह देते हैं भाई गिलास में थोड़ा दूध पड़ा है, पी लो। थोड़ा दूध। अब ये दूध कैसी संज्ञा है? एक ऐसी संज्ञा है जो इसको गिना ना जा सकता, गिना नहीं जा सकता, जिसको मापा या तौला जा सकता है। तो ऐसी संज्ञाओं को परिमाणवाचक, ये परिमाण है, इसका परिमाण निकलेगा। तो ऐसा विशेषण जो ऐसी संज्ञाओं के पहले प्रयुक्त होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है, लेकिन यह इसका निश्चित परिमाण नहीं बता रहा है, निश्चित मात्रा नहीं बता रहा है, इसलिए यह कहा जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण 4 तरह के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें 2 विशेषण जो बीच वाले हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इसके 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए आ जाते हैं अगला प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, लिखा गया है धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप छांटिए। अनेकार्थक शब्द अगर आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, वो चैप्टर पढ़ाने वाली चीज नहीं है, उसको याद करने वाली चीज है। मैं 2, 4, 10 शब्द ट्रिक पकड़ करके 1-2 वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो शब्दकोश में दिए गए शब्द हैं, या हम कह सकते हैं शब्द ज्ञान वाली चीजें जो है, चाहे वो विलोम शब्द हो, अनेकार्थी हो, एकार्थी हो, पर्यायवाची हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये भाई आपको याद करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अनेकार्थी रूप छांटिए। यहां पर कौन सा ऐसा शब्द है जो धाम का अनेकार्थी है? ठीक है, ये धाम के अनेक अर्थ कौन से रूप में दिए गए, कौन से ग्रुप में दिए गए? ए में देख लीजिए, धाम का मतलब तो पहली बात पृथ्वी नहीं होता, तो इस ग्रुप में ए वाले में लिखा गया है पृथ्वी, घर और शरीर। इसका मतलब इसमें पृथ्वी दिया गया है, और पृथ्वी यहां देखिए कहीं दिया है, हाँ यहां देखिए दिया है, यहां भी पृथ्वी दिया है, तो यानी डी और ए तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि धाम का मतलब पृथ्वी नहीं होता। पहली बात, पृथ्वी होता है भू, भूमि, धरा, वसुधा, पृथ्वी, मई, सुधा, क्षमा करें, सुरभि, ये सब जो है वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। भू, भूमि, धरा, वसुधा, मई, पृथ्वी, ये सब जो हैं धरती या पृथ्वी के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो धाम का पर्यायवाची पृथ्वी नहीं है, नंबर 1 चीज। अब तो पहला और दूसरा गलत हो गया। बी देख लीजिए, धाम का मतलब घर होता है, सही है। धाम का प्रयोग हम करते हैं देवस्थान के लिए भी। भाई हमने 4 धामों की यात्रा कर ली, ठीक है, अब वो धाम जो पवित्र धर्मस्थल हैं उनको भी धाम कहा जाता है, तो देवस्थान इस हिसाब से सही है, घर सही है। शरीर को भी एक धाम कहा जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से बी विकल्प सही होगा। देवस्थान सी में दिया गया है, सही है, लेकिन धाम का मतलब प्रवाह नहीं होता। 1 घंटा के लिए हम मंदिर और देवस्थान मान सकते हैं पर प्रवाह नहीं मान सकते, तो इस हिसाब से सी विकल्प भी गलत है, बी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न देखते हैं, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करिए। कौन सा ऐसा वाक्यांश है जिसके लिए अनिर्वचनीय आएगा? जो न बोला गया हो, ठीक है, अनिर्वचनीय नहीं कहा जाएगा उसको। जो वचन न दिया हो, ये भी नहीं है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, यानी जिसको कहा ही न जा सकता हो उसको अनिर्वचनीय कहेंगे। विकल्प सी सही है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प गलत है।
तो सी विकल्प सही है। 16वां देख लीजिए, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास आप जानते हैं ऐसा समास जिसके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके एक तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, जहां किसी भी पद की प्रधानता ना बताई जाए, ना तो पूर्व पद की, ना तो उत्तर पद की, ना तो पहले शब्द की, ना तो दूसरे शब्द की, बल्कि किसी एक अन्य शब्द की विषय का बोध कराए दोनों पद मिलकर के या समस्त पद मिलकर के, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए यहां लिखा गया पंच पात्र। पात्र मतलब होता है बर्तन, पंच यानी पांच, पांच बर्तनों का जो समाहार है पंच पात्र हो गया वो। तो ये तो बहुव्रीहि समास नहीं है, ये तो द्विगु समास का होता है। द्विगु समास में पहला पद जो है पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब देख लीजिए यहां त्रिभुवन लिखा गया, त्रिभुवन यानी तीन भवन, ठीक है। अब त्रिभुवन पति हम कहते हैं भगवान शिव को। अब त्रिभुवन यानी तीन भवनों का समूह या समाहार, ठीक है। तो ये तो भाई ये भी तो द्विगु समास हो गया। द्विगु समास यानी संख्यावाची जिसका पूर्व पद हो। आगे देख लेते हैं यहाँ चतुर्युग। युग जो है कैसा है, यहाँ चतुर्युग की बात कहा गया, चार युगों का समाहार, ठीक है। ये भी द्विगु समास हो गया। तो ये तीनों जो है गलत हो गए। चतुरानन का प्रयोग जो हम कहा जाता है चतुर, चतुर यानी से, यहां पर चतुर से मतलब है, चतुर आनंद से मतलब है चार हो आनंद जिसके, आनंद का मतलब है मुख, चार आनंद जिसके होते हैं। अब यहां आप कहेंगे भाई यहां चतुर शब्द जो लगा है यह पूर्व पद संख्यावाची हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं आपने सुना है कि चार आनंद का समाहार? कोई ऐसी चीज है जहां चार मुंह मिलाए जाते हों? ऐसी कोई चीज नहीं है। तो द्विगु समास कहना उचित नहीं होगा, यहां बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन मतलब चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, उनको चतुरानन कहा। आगे देख लेते हैं 17वां प्रश्न, जिस क्रिया के दो कर्म हों। कुछ देर पहले, कुछ प्रश्नों के पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, अकर्मक क्रिया की जब बता रहा था, जहां क्रिया दो कर्मों के साथ लिखी जाती है वह कहलाती है क्या? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक यानी जो दो कर्मों के साथ में लिखी जाती है। 18वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत से लिया गया है। तद्भव मतलब वो बदल करके जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव हो जाता है। अब देख लीजिए लिखा गया है तद्भव नहीं है, गोमय, घोड़ा, ऊंट, ये जो है ये सभी तद्भव है। ऊंट उष्ण होता है, ठीक है, घोड़ा घोटक होता है। अब ये जो है चोंच जो है वो देशज शब्द है, गांव और देहात में बोला जाने वाला, तो इसलिए तद्भव नहीं है। सी विकल्प सही है। ए और आय का उच्चारण स्थान है। अब देख लीजिए ये संयुक्त स्वर होते हैं। ए कैसे बना है? अ और ई के मिलन से ए बना है, ठीक है, और उसी का दोस्त और फ्रेंड हम कह सकते हैं आय है। अब अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ यानी गला, कंठ हो गया भैया, ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। अब दोनों को मिला दीजिए कंठ तालु तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालव्य। आगे आ जाइए 20वां, मरकत, जवाहर, माणिक, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? मरकत, जवाहर और माणिक याद करना पड़ेगा, ये मणि के पर्यायवाची हैं, हरिप्रिया के नहीं है। चंचला लक्ष्मी के लिए प्रयोग करते हैं, कंचन सोना के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, हरिप्रिया भी नहीं होगा। मणि, मणि जो होती है उसको, उसके लिए प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची शब्द। मरकत का मतलब भी मणि होता है, जवाहर का मतलब भी मणि होता है, माणिक का मतलब भी मणि होता है। आगे आ जाइए, मधुशाला है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है, अमिताभ बच्चन के पापा की। अब मधुशाला कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? खंड काव्य वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति के या जीवन के किसी एक अंग का ही वर्णन हो, खंड काव्य नहीं है। महाकाव्य तो सवाल ही नहीं, वह महाकाव्य नहीं है। वह कोई प्रबंध काव्य भी नहीं है। वह कैसा काव्य है? इसमें कोई छंदबद्ध रचना नहीं की गई है, बल्कि मुक्त छंद liखे गए हैं, मुक्त रूप से कविताएं लिखी गई हैं। तो ये क्या हो गया? मुक्त काव्य है। आगे आ जाइए, निम्न में से तत्सम है। गाजर तत्सम नहीं है, गर्जर इसका तत्सम होता है। गाहक का तत्सम होता है ग्राहक, ठीक है, और
गेहूं भी नहीं है, गेहूं तद्भव शब्द है। गर्त जो है, गर्त यानी गड्ढा, ठीक है, यह तत्सम शब्द है, डी विकल्प सही होगा। तो ये 22 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आज आपके सामने लेकर के आया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों तक शेयर करिए। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी का निशान भी दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, कल 8 बजे, ठीक 8 बजे, यानी कल बृहस्पतिवार है, कल 8 बजे रात में मेरी वीडियो सोशल साइंस वाली जरूर देखिएगा। बहुत धांसू टॉपिक ला रहा हूं, अभी उस टॉपिक का नाम ओपन नहीं करूंगा, जरूर देखिएगा। तो अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।